Good afternoon, everyone. नमस्ते बेटा. हेलो सर. हाँ जी बेटा, बोलो. सर मैं आपको सर 2 डॉट भेजे थे सर, आपने सर रिप्लाई नहीं दिया सर. किससे रिलेटेड था डाउट? सर ये सीधे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनावस्थी से रिलेटेड था. अच्छा, वो 52 वाला क्वेश्चन क्या? नहीं सर, 36. पता नहीं, 2 बच्चों का मेरे पास आया था. आपका नाम क्या है? तनिष्क. चलिए, मैं देख लूंगा, आज रिप्लाई कर दूंगा. ओके सर. कितने बजे और सर भेजा था? सर क्या? कितने बजे भेजा था बेटा आपने? सर आपने सर बोला था कि 9 बजे भेज दिया करो, मैं चेक कर लूंगा. सर मैंने करेक्ट 9 बजे भेजा था. ठीक है, ठीक है. कोई बात नहीं. मैं देख लेता हूँ जनरली. कल थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं देखा हुआ कोई भी. तो मैंने तो सिर्फ 2-3 लोग को ही रिप्लाई किया, बाकी को नहीं, किसी को नहीं किया था. ठीक है, चलिए. पिछले लेक्चर का किसी को कुछ पूछना है? सर मेरा एक डाउट था. बोलो. सर डी ब्रोगली वेवलेंथ और नॉर्मल वेवलेंथ में क्या डिफरेंस होता है सर? कुछ इसमें डिफरेंस होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ और नॉर्मल जो वेवलेंथ होती है लाइट की, हाँ, फर्क होता है. सर क्या होता है सर? जैसे हम, जो आप ये पूछ रहे हो कि जो लैम्डा की टर्म हमने वो सब में पढ़ी है और इसका इसके साथ क्या रिलेशन है. यस सर, यस. देखो, नॉर्मल वेव होती है, वो आपकी दोनों के लिए डिफाइन होती है. ठीक है, मतलब लाइट के लिए भी होती है, मतलब वेव्स के लिए भी डिफाइन होती है. और पार्टिकल, सिर्फ पार्टिकल के लिए भी डिफाइन होती है. डी ब्रॉगली सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के लिए डिफाइन होती है. लाइट वेव्स के लिए लैम्डा वो डिफाइन नहीं होता है. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यस सर. ठीक है. चलिए बेटा, आप लोग का टेस्ट पेपर डिजाइन हो गया है और सब कुछ आ रहा है. थोड़ा सा मैं आज बस स्पीड अप करके चलूंगा. पेपर आपका बन चुका है. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट आ रहा है. 19 को आपका टेस्ट है ना? यस सर. तो थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हो रहे हैं. ठीक है, तो आप जो भी डाउट होगा लास्ट थोड़ा 10-15 मिनट में बात पूछना, जब टॉपिक हो जाएगा. चलिए, हेडिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए. द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ the momentum and position of a moving electron cannot be determined simultaneously simultaneously with 100% accuracy. With 100% accuracy. ठीक है, इसने बेसिकली क्या कहा कि जो आपका मोमेंटम और पोजीशन किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो बोर मॉडल का फेलियर का ये रीजन ये भी था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही था, इसलिए बोर मॉडल तो रेडियस और वेलोसिटी दोनों बता रहा था, लेकिन इसके प्रिंसिपल के हिसाब से आप किसी के पोजीशन पर्टिकुलर फिक्स नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किस टाइम पे कहाँ है, और मोमेंटम के बारे में भी कमेंट नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या मोमेंटम है. एक को देखोगे तो दूसरा भाग जाएगा, दूसरा देखोगे तो पहला भाग जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स इफ we try to measure momentum accurately,
momentum accurately, error will occur on in position and vice versa. ठीक है, तो इसने फाइनल इक्वेशन क्या दिया था कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi. सर ये डेल्टा पी क्या है? बता रहा हूँ बेटा, आप नोट कर लो, बता रहा हूँ. चलिए डन. अब इसमें केसेस लिखिएगा पहले, जो जो लिखा रहा हूँ आप लिखते जाइए, स्कैन कर दूंगा. ठीक है, इसमें आपका डेल्टा एक्स क्या है, एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. ठीक है, और डेल्टा पी क्या है, एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा डिराइव करता हूँ, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को. देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब p की वैल्यू क्या होती है, p आपका क्या है, मोमेंटम है. अगर सिंपल p की बात लिखे तो m इंटू वी के बराबर आएगा. m क्या आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यानी डेल्टा p की वैल्यू किसके बराबर आएगी, m के बराबर. ठीक है, ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा ना कि dp by dv इक्वल टू m के बराबर आएगा. अगर dp by dv निकाले तो m को कांस्टेंट लेते हैं, तो dp की वैल्यू किसके बराबर आती है, m dv के बराबर आती है. ये d कब होता है, जब स्मॉल चेंज लेते हैं, और लार्जर चेंज के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v के बराबर. ठीक है, यानी जो आपने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन 4 पाई m के बराबर है. चलिए अब यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हर एक पॉइंट को मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इसने क्या कहा था. चलिए, अब मान लीजिए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी हमसे गई कि 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसमें एरर ऐसे प्लस माइनस 5%. ठीक है, तो डेल्टा वी जो आप लिखोगे वो क्या आएगा कि 5 into 10 to the power 6 जितना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी. ठीक है, और जितना परसेंट इसमें एरर है, तो एरर का मतलब ये होता है प्लस माइनस 5%. प्लस 5% का मतलब इससे 5% ज्यादा भी आंसर आ सकता है, इससे 5% कम भी आंसर आ सकता है, और उसके बीच में भी आ सकता है.
ठीक है, तो +5% या -5% कुछ भी हो, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या रहेगी, आप इसको डिवाइड करो, 4 ये कट गया, यानी 25 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब आपकी वेलोसिटी इतना अप जा सकती है इससे और इतना ही डाउन आ सकती है। दैट मीन्स ये हुआ कि मैं किसी पार्टिकल की फिक्स वेलोसिटी नहीं बता सकता किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो वेलोसिटी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल को रोकना पड़ेगा। या फिर ऐसे कह लीजिए, हमने क्या किया था कि पार्टिकल का रेडियस निकाला, ठीक है, तो रेडियस के लिए आपको वेलोसिटी यहाँ पे रोकनी पड़ेगी, तभी तो आप यहाँ न्यूक्लियस से ये रेडियस मेजर करोगे कि हाँ भाई तुम कितनी दूर हो, ठीक है। तो ये रेडियस जब मेजर करने के लिए आप जैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू 0 करोगे, तो है क्या डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm। जैसे आपने पार्टिकल को रोका, स्टडी कर 0 हो गया, यानी डेल्टा x की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। मतलब आप कभी भी किसी भी पार्टिकल की फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो आप उसका फिक्स पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब वेलोसिटी अगर बतानी है, ठीक है, तो आपको उसका पोजीशन पता होना चाहिए, किस पोजीशन से कितना मूव। अगर आपका पोजीशन पता हो गया, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये तो एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर आपके पास कोई पोजीशन मैंने फिक्स कर दी और मुझे वो पोजीशन पता चल गई, तो डेल्टा एक्स 0 हो गया ना। ये बात सबको समझ में आ रही? जब पार्टिकल मैंने रोका था पोजीशन निकालने के लिए, तो डेल्टा वी 0 हो गया। जब पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, और मैंने इसको कहा कि भाई ये इस पोजीशन पे है, तो पोजीशन जब हमें पता चल गया, इसका मतलब उसमें एरर कुछ नहीं है, यानी डेल्टा एक्स 0 हो गया। तो डेल्टा एक्स अगर आप 0 करोगे, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब अगर आप पोजीशन एक्यूरेट निकालने की कोशिश करोगे वेलोसिटी रोक के, तो उसमें एरर इनफाइनाइट आ जाएगा। दूसरे को रोकोगे तो पहली वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पार्टिकल की फिक्स वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी और पोजीशन में हमेशा एरर रहेगा ही रहेगा। ये बोर मॉडल के दोनों ड्रॉबैक थे। ठीक है, सर हाँ जी बेटा। सर इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी कैसे आ गया सर? 0 नहीं आना चाहिए। क्यों बेटा? ए की वैल्यू 0 की हो, x इंटू वाई बराबर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, आपने x 0 कर दिया, तो y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 0 करोगे तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? इनफाइनाइट नहीं हो? हाँ जी बेटा। सर और आपने उधर डेल्टा एक्स को सर इन्फिनिटी से ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू किया, बट सर उस साइड डेल्टा वी को आपने इक्वल्स टू इन्फिनिटी कर दिया है। ठीक है, कर सकते हो आप। इन्फिनेटिव से कम ज्यादा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप इक्वल टू कर दो चाहे बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू कर दो, उससे भी आगे जाओगे क्या? ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप कंपल्सरी पार्टिकल, बेटा जब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूम रहा है तभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर रेस्ट पे होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आराम से पढ़ लेते उसको। ठीक है, आप कुछ लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि फिर बोर मॉडल पढ़ क्यों रहे हैं। बेटा केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, किसी भी थ्योरी को हम नेग्लेक्ट कंप्लीटली कभी नहीं करते हैं, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जरूर होता है। तो कुछ पोर्शन हम रदरफोर्ड से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ पोर्शन हम बोहर से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ पोर्शन हम श्रोडिंगर जो सबसे लास्ट आपका बनता है, बाद में उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आता है, लेकिन वो फाइनल होता है। तो जनरली अभी सबसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन उसी की होती है। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप 2-3 इलेक्ट्रॉन के बाद जाने लगोगे तो सॉल्व भी नहीं होती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जैसे आगे बढ़ोगे सॉल्व होनी बंद हो जाती हेलो सर। है। जी सर जो आपने अभी बताया सर, इनमें जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो कौन सा मॉडल है सर? श्रोडिंगर। ओके सर। चलिए, अब इसमें हम कुछ यूनिट्स वगैरह समझ लेते हैं कि यूनिट किसके बराबर आएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। तो वो तो आएगी एच के बराबर यूनिट आएगी, ये सबको पता होना चाहिए।
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर है? ये क्या लिखा हुआ है? एच अपॉन 4 पाई। ये तो कांस्टेंट है, ऐसा कुछ मतलब ये तो वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है? जूल सेकंड होती है, मतलब इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड। अगर इसकी यूनिट जूल सेकंड है, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की भी यूनिट क्या आएगी आपकी? जूल सेकंड। ठीक है, यहाँ से अगर एक चीज और रिलेट करना चाहो, जूल सेकंड की अगर वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है। ठीक है, मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये आपको कल डिराइव करके लेके आना है कि कैसे आता है। ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी सही है। ठीक है, मैंने यूनिट के हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया, आपको इससे पहले डिराइव करके लिखना है कि डेल्टा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई कैसे आता है। एक और टर्म आपको कभी कभी बुक्स में ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ऐसे लिखते हैं एच कट इसे। ठीक है, तो जब एच कट इस टाइप से लिखा होगा तो इसकी वैल्यू ध्यान रखना है, इसको एच अपॉन 2 पाई के बराबर। ये सिंबल है, याद रखना। ठीक है, यानी अगर लिखना चाहोगे तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई को एच कट लिख दिया, यानी एच कट डिवाइड बाय 2 इज द। ये एच कट जरूरी नहीं है डेल्टा ई के साथ ही रहेगा, किसी के साथ भी आ सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि डेल्टा ई के साथ। आप इसके साथ लिखना चाहो यहाँ लिख दो, ये भी एच कट डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक है, तो एक रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आपको बुक में किस टाइप से एरर लिखा हुआ मिल सकता है, उसके मैं 2 केस आपको बता देता हूँ। चलिए, केस फर्स्ट है हमारा, if electron moving with a speed of 10 to the power 6 meter per second, which is accurate up to 1%। ठीक है, चलिए ये किसके बारे में कह रहा है आप ध्यान से समझिएगा। इसने कहा इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड व्हिच इज एक्यूरेट अप टू 1%। ठीक, इसका मतलब आपको एरर की वैल्यू दी है 1%। ठीक है, तो आप इसमें डेल्टा वी क्या लिखोगे? 10 to the power 6 into 1 divided by। ठीक है, दूसरा केस कैसे लिखा हो सकता है? ये दूसरा केस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब फील नहीं आता। आप फर्स्ट टाइम देखोगे ये क्या फालतू का है, लेकिन 1-2 बुक्स में मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे उन्होंने यूज कर रखा था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी काम लगेगा तो आप यूज कर लेना। इलेक्ट्रॉन मूविंग with a speed of 10 to the power 6 meter per second, which is accurate up to 99.9%। ठीक है, अब यही सेम फिनोमेना इसमें लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने डेल्टा v इक्वल टू वेलोसिटी इनटू 99.9 अपॉन 100 लगाया होगा, आपका आंसर फिर से उठ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस का मतलब भाई देखो, किसी भी चीज की एक्यूरेसी इतनी हो सकती है, एरर इतना नहीं हो सकता है।
ये चीज ध्यान रखना। आप किसी चीज को अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो आप बहुत करोगे तो 10.4 नाप लोगे, बहुत करोगे तो 9.8 मेजर कर लोगे। वैसा थोड़ी है कि 10 मीटर पर सेकंड मेजर करने गए थे आप 100 मीटर पर सेकंड मेजर कर रहे हैं। वो मैथ का सवाल थोड़ी चल रहा है कि 9 वोल्टा लिख के 6 आंसर लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से एरर आ सकती है कि आपने जो डाटा ले रहे हो आप थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो इस केस में आप वैल्यू क्या लोगे, आंसर आएगा 0.1%। तो इस केस में डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 100। तो दोनों केस को ध्यान रखना कि अगर आपसे एक्यूरेट अप टू वैल्यू कहा हुआ है तो दोनों केस में आप मिनिमम वैल्यू वाला ही क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एरर हमेशा बेटा मिनिमम आता है, वो कभी 99% 90% आपका नहीं है। मैंने एक दो बुक में ऐसा देखा था तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, केस टू रिपीट कर दूं। देखो बेटा, आपसे कहा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 6% व्हिच इज एक्यूरेट अप टू 99.9%। ठीक है, इसका तो पहले केस में हमने क्या लिया था कि एक्यूरेट अप टू का मतलब क्या हुआ कि 1% का एरर है। फर्स्ट वाले केस में हमने यही लिया था। तो सेम लाइन इसमें भी लिखी हुई है लेकिन उसने 99.9% का हुआ है। तो अगर इसमें आपने डेल्टा वी 99.9% करके सॉल्व किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है, जो मिनिमम वैल्यू होती है जब भी आप मेजर करने जाते हो किसी चीज को तो आप एरर मिनिमम रखते हो। ठीक है, तो 99.9% ये एरर नहीं है, ये एक्यूरेसी है, क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यू आपको एक्यूरेसी में मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, जो वैल्यू मिनिमम वाली हो। तो 99.9% ये फिर इसका मतलब एक्यूरेसी दे रखी है। आपको एरर कितना लिखना है, तो 100 करने के लिए कितना पॉइंट कम है, 0.1 कम है। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिख दोगे, 10 टू द पावर 6 इंटू 0.1%, 0.1 डिवाइडेड बाई 100। हाँ जी बेटा, अगर एक्यूरेसी आपको 1% दे रखी है तो आप यूज कर सकते हो। सर अगर 50% दिया हो तो एरर होगा या एक्यूरेसी? एक बेटा सवाल दे रहा है 50% एरर कभी होता नहीं है। आपको या तो 1% एरर आएगा, 2%, 3%, बहुत खींच के जाएगा 4%, इससे ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। ये बेसिकली जो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग है, दोनों के दोनों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लगते हैं। कहीं पे भी लगाने मत लग जाना कि हम खड़े हैं हमारी एक्यूरेसी क्या होगी। तो ये पॉइंट अगर लिखना चाहो लिख लो, डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो एक सवाल देता हूँ, वो थोड़ा बहुत आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूफ करना है कि y इलेक्ट्रॉन is not lie in the nucleus। आपको ये एक लाइन में क्वेश्चन है लेकिन आपको किताबों में 2-3 लाइन में मिलेगा, 4 लाइन में मिलेगा। मतलब लंबा चौड़ा थ्योरी लिख के भी कोई देता है, कोई 1-2 लाइन में पूछ लेता है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन जो था हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल पे, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कोई भी एक लोग बताओ जिसने अगर कभी कहीं सुना पढ़ा हो। ये हाइजेनबर्ग से प्रूफ होता है, अगर पता होगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाते। ठीक है, कुछ सवाल होते हैं जिनके अगर फिक्स मेथड अगर मैं सर हाँ बेटा बताओ। सर अगर इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो इसका मतलब उसकी जो मैक्सिमम एरर है वो अप्रॉक्स 10 टू पावर -15 फर्मी की होगी, मतलब 10 टू पावर -15 मीटर की होगी। तो बेटा एरर तो जितना मिनिमम उतना अच्छा है। सर मतलब मैक्सिमम उतनी होगी तो सर उससे उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आ जाएगी हाँ और हम डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे हाँ, ये सही है। तो चलो सर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सब लोग एक बार 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग एक बार सोच लीजिए कैसे करना है, फिर मैं करता हूँ।
चलिए थोड़ा सा प्रेडिक्शन करके मैं बता दूं। देखो हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेंगे। देखो जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, अगर न्यूक्लियस के अंदर होता है तो हमें पता है न्यूक्लियस की रेडियस किसके ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, पी की में आपका क्या क्या आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी डेल्टा वी, इसको छोड़ दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखोगे तो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालना स्टार्ट करो, वैल्यू पुट करो। जो वैल्यू है इसी को रफली मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये रफली कितना 10⁻15 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कितना 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 पाई का मतलब अप्रोक्सीमेट 12 14 14 12.5 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे और आप 31 और 15 कितना हुआ 46, उधर लेके जाओ तो डेल्टा वी इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2 बार जाएगा, तो 2 9 18, तो 31 और 15 46, उधर कितना जाएगा तो क्या आएगा 10⁻+2 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, यानी वेलोसिटी में जो एरर है या फिर डेल्टा वी की वैल्यू है वो आपकी लाइट की स्पीड से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो जो डेल्टा वी की वैल्यू है, इसका मतलब एरर आपका अगर इस वैल्यू का आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा रही होगी, इससे भी ज्यादा रही होगी। अगर डेल्टा वी की वैल्यू 10⁻12 की टर्म में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो 10⁻12 से भी ज्यादा वेलोसिटी रही होगी, तो दैट मींस यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is much more than velocity of light. ठीक है, that is not possible. ठीक है, अगर रीजन लिख लेगा, that's why electron cannot lie in nucleus. हेलो सर, जी बेटा, हिंदी में लिख सकता हूँ सर इसे? हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी लिख लो। ओके अरे बेटा जिसमें समझ में आए उसमें लिखा करो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे टर्म्स की वैल्यू कैसे पुट, अच्छा देखो मैंने पहले पोजीशन की वैल्यू पुट की कि डेल्टा एक्स बेटा मिनिमम आपका 10⁻15 ऑर्डर का होता है। ठीक है, कि न्यूक्लियस की रेडियस हमने बोर में पढ़ा था कि एटम की रेडियस ऑलमोस्ट 10⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है और न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 10⁻15 मीटर के बराबर ही था। एरर करोगे तो हालांकि और भी कम आएगा, लेकिन मैंने मान लिया अप्रोक्सीमेट 10⁻15 मीटर के बराबर रेडियस था या अनसर्टेनिटी पोजीशन था। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा वी आएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एच की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो फिर मैंने यहाँ से ये वैल्यू की और अप्रोक्सीमेटली मैंने सॉल्व किया है। तो अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी में एरर कितना आया है, वो लाइट से ज्यादा आया है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स, बेटा 18 लिखा है, 18
अप्रोक्सीमेट 18 लिखा 9.1 into 2 अप्रोक्सीमेट 18 के बराबर। ठीक है, लेकिन जब अगर बोर्ड एग्जाम में कभी आएगा तो अच्छे से लिख के करना, मतलब इतना अप्रोक्सीमेशन मत कर देना। आप डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 10 की पावर -15 ऑर्डर का, इस चीज को मेंशन कर देना साइड में लिख करके। उसके बाद बाकी चीजों में थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक ठाक करना, आप रेशियो में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्योंकि कॉपी चेक करने वाले हमारे जैसे ही होते हैं, उनको भी पता होता है क्या आंसर आना है, बस उसको पता चलना चाहिए कि आपने अप्रोच सही किया है। नेक्स्ट सर हेडिंग है, हाँ जी बेटा, आप बोलो। सर डेल्टा एक्स 10 की पावर -15 क्यों लिया है? उतना तो रेडियस होता है ना केवल। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि उससे भी कम आएगा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उतना ही लेना है। 10 की पावर -17 के ऑर्डर का हो सकता है, 10 की पावर -18, क्योंकि उससे भी कम ही आएगा। मैंने मैक्सिमम पॉसिबल 10 की पावर -15 लिया है। सर ये डेल्टा एक्स तो सर मतलब इतना तो रेडियस होता है, फिर मतलब वो तो पूरा एरिया के अंदर होगा ना, जो ये इलेक्ट्रॉन होगा मैंने या उतने बताया, वॉल्यूम। देखो रेडियस 10 की पावर -15 मीटर है, ठीक है। यस और अंदर जाओगे तो बेटा ये वैल्यू आपकी कमी होगी, बढ़ेगी नहीं। मैं यस कह रहा हूँ अगर आपने न्यूक्लियस से जो सर इसी के सर पे ही रख दिया, मतलब जो बाउंड्री बनाए रखी थी बाउंड्री पे ही आपने खड़ा कर दिया, तब भी 10 की पावर -15 मीटर तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर आपने 1% का एरर कंसीडर कर लिया तो डेल्टा एक्स आपका 10 की पावर -17 मीटर के ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब ये भी वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? मैंने क्या कंसीडर किया है कि 10 की पावर -15 मीटर के आसपास में है, ठीक। तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, थोड़ा दूर भी हो सकता है, न्यूक्लियस के और अंदर होगा 10 की -15 की वैल्यू और कम होगी। तो मैंने मान लिया एरर के साथ आपका जस्ट सरफेस पे ही था, न्यूक्लियस के आसपास ही पहुंचा था, तभी मैंने एरर निकाला। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे जो लैम्डा है वो डी ब्रोगली वाला वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको लिखेगा एरर इन डी ब्रोगली, एरर इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा अगर, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। यानी लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक हमने ये पढ़ा एच बाई पी के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं, डी लैम्डा अपॉन डी पी की वैल्यू निकाल, ठीक। ये पी बड़ा छोटा जो चल रहा है वो सब एक ही है। डी लैम्डा अपॉन डी पी की अगर वैल्यू निकालो तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -h/p² के बराबर आएगी। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, ठीक। अब नेगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि मोमेंटम बढ़ाने पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डी लैम्डा अपॉन डी पी, इसका मतलब अगर डी पी वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो लैम्डा की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। तभी तो दोनों में से कोई एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। अगर डीपी आपने बढ़ाया है, मतलब पी अगर आपने बढ़ाया है तो डीपी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डीपी क्या होता है, चेंज होता है, शॉर्ट थोड़ा सा छोटा वाला। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के आने का क्या मतलब है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो ये वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब, अगर हम यहाँ P1 से बढ़ के P2 गए हैं और ये λ1 से λ2 हुआ है, देखो थोड़ा समझाता हूँ लिख के। डीपी का मतलब क्या हुआ कि हम P1 से इंक्रीज होकर के P2 गए, इंक्रीज हुए, यहाँ मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि मोमेंटम हमारा बढ़ा है। अब दो वेवलेंथ आई है, पहले मोमेंटम पे λ1 रहा है, दूसरे मोमेंटम पे λ2 रहा है। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने मोमेंटम बढ़ाया है लैम्डा उसी रेशियो में फिर डिक्रीज हो, मतलब λ2 इज लेस देन λ1 अगर P2 इज ग्रेटर देन P1 है तो। मतलब अगर मोमेंटम बढ़ाओगे तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट कर। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको मैंने जो बोला?
हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, पर सर वो एक बार बीच वाली लाइन और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन कर दूं? सर वो लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये तो ठीक है हाँ, सर। उसके बाद ये डी लैम्डा अपॉन पी है सर। डी लैम्डा अपॉन डी, बेटा डिफरेंशिएशन है, फिजिक्स में नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने भी डिफरेंशिएशन? यस सर, डिफरेंशिएशन। बाई एक्स अगर दे रखा हो या कि 2/x दे रखा हो, तो इसका अगर dy बाई dx निकालोगे तो -2/x² आता है ना। हाँ सर। यही मैंने यहाँ किया है। यहाँ आप y की जगह लैम्डा है, x की जगह p है, h आपका कांस्टेंट है। सर मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये कैसे है, मतलब एच अपॉन पी से डी लैम्डा अपॉन डीपी कैसे आया सर? बेटा h अपॉन p पे मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p है ना, हाँ सर। इसको मैंने p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, लिख दूं क्या ये चीज? नहीं सर, मतलब फिर देखो, हाँ, वहां पे ऊपर तो पी के ऊपर एच है, यहाँ पे हमने डीपी के ऊपर तो डी लैम्डा लिखा हुआ है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा और पहले सर क्लियर लिख लूं ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। देखो, मैंने क्या लिखा है कि इसका डिफरेंशिएशन किया है डी लैम्डा अपॉन डीपी। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, -h अपॉन पी स्क्वायर। हाँ, वो रखा डाउट। कहाँ गए बोलो? ओके सर, ओके ओके सर। अरे सर वो पता नहीं सर क्या हो, ओके सर। अच्छा, पता नहीं क्या। ठीक है। अब बेटा सबको समझ में आया डी लैम्डा अपॉन डीपी का मतलब ये नेगेटिव साइन क्या है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, इसके मॉडुलस वाली वैल्यू। ठीक है, तो मॉडुलस वैल्यू लेने का मतलब डी लैम्डा अपॉन डीपी की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव वाली लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। डी लैम्डा किसके लिए होता है? छोटे चेंज के लिए होता है। बड़े चेंज के लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा। दैट मीन्स डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी। चलिए, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? कैसे लिखा? ठीक है, चलिए अब इसके बाद रिप्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा पी की वैल्यू इसमें उठा के रखूं, तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ध्यान से समझिएगा। डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। बस इधर उधर का खेल चल रहा है अभी। ठीक, तो डेल्टा पी को मैंने यहाँ रखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, अब देखिए, अगर मैं h और p को उधर लेके जाऊं, यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से आ गया? नहीं रहेगा। डेल्टा x इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई। देखो, इसको मल्टीप्लाई करने पे साइन नहीं बदलेगा। रीजन कि h भी आपका पॉजिटिव है और मोमेंटम भी आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि p के सर पे पावर 2 लगी हुई है। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती तो हम ग्रेटर देन को लेस देन कर देते हैं। आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा था। ठीक है, कि कोई वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, उसको वो अगर इनइक्वालिटी में दूसरे साइड लेके जाते हैं तो साइन हम उल्टा कर देते हैं। जो ग्रेटर देन का है उसको लेस देन इक्वल टू। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, यानी एक चीज और हमने पढ़ा अभी, क्या? लैम्डा किसके बराबर है? h अपॉन p के। यानी लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर होगा? h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर के। दैट मींस डेल्टा x into डेल्टा लैम्डा is greater than equal to लैम्डा स्क्वायर divided by 4 पाई। ये आप याद कर लेना, आपका एनसीईआरटी में भी शायद ये फॉर्मूला नहीं।
बेटा आपका h पहले से पॉजिटिव है क्योंकि कांस्टेंट है, इसका हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट है तो पॉजिटिव है। मोमेंटम हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उसकी पावर में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर है। ठीक है, किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे, उस वैल्यू को अगर नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए साइन कहीं नहीं बदलेगा। ठीक है, अब एक सवाल लिखते हैं। सर आपने डी लेम्डा बाई डीपी का मॉड्यूलस क्यों लिया था? सर मैंने कहा आपने प्लस वाली वैल्यू हम यूज करेंगे, इसमें हमें जो चीज पता करनी थी वो हमने पता कर ली थी कि बेसिकली ये दिखा क्या रहा है, वो हमें पता चल गया था। सर ठीक ऐसा है, किया? क्या बेटा? सर इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली थी? अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली थी? बेटा यस सर। एरर दिखाने के लिए, जैसे एरर में आपका प्लस और माइनस दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है ना। ठीक है, ओके सर। जैसे हम वेलोसिटी में आपको प्लस और माइनस दोनों में एरर दिखाते हैं, लेकिन जब एरर की बात होती है तो फाइनल डेल्टा वी क्या दिखा देते हैं कि एक वैल्यू ली 5 × 10⁻6 × 5/100। ठीक है, हमने वैल्यू बता दी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आई है, इसको सॉल्व करके 25 × 10⁻4। अब आपको जब फाइनल वैल्यू लैम्डा की मिलेगी ना, तो अपने हिसाब से ये वैल्यू आप जोड़ लेना और यही वैल्यू आप घटा लेना। तो हम एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ डील कर देते हैं और आपको वैल्यू बता देते हैं कि भाई लैम्डा में ये एरर आया है। ठीक है, इतना एरर है, जब लैम्डा आप निकालना तो उसमें जोड़ घटा लेना है, इसलिए पॉजिटिव लिया। ओके सर। नोट कर लिया, मिटा दो। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। An electron is accelerated from rest by applying a voltage of 6 volt if uncertainty in position is 7/22 nanometer, then the uncertainty in its de Broglie wavelength will be.
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सिक्सटी फोर एंगस्ट्रॉम 6 एंगस्ट्रॉम। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको वोल्टेज गिवन है कितना, 6 वोल्ट का। ठीक है, हमने लैम्डा के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लैम्डा इक्वल टू रूट 150 बाई वी। ठीक है, लैम्डा के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, रूट ऑफ 150 बटे वी। ठीक है, अगर इससे निकालेंगे तो आपके लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, रूट ऑफ 150। वोल्टेज आपको कितना दे रखा है, 6 वोल्ट का, तो 25 के 150, यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आता है, 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, लैम्डा में पता चल गया। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, अब वैल्यू की करके पुट करो। सर हाँ जी बेटा। सर ये डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट 150 बाई वी, सर ये कहाँ पे लिखा था आपने, इसमें नहीं है। डी ब्रोगली वाला जब पढ़ा था तब नहीं लिख पाया था। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में सर, डी ब्रोगली में तो सर डी ब्रोगली वेवलेंथ ही लिखाई थी। आती डी ब्रोगली वेवलेंथ ही निकाली। ओके 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 सर, लिखाया था हाँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो सारी। आपको डेल्टा एक्स पता है कितना है, 7/22 नैनोमीटर दे रखी है, यानी 7/22 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, आपसे डेल्टा लैम्डा पूछा हुआ है जो कि हमें पता नहीं है। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू आपसे क्या पूछा हुआ है, 5 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम में है ना, तो 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 25 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया। ठीक है, तो 25 इंटू 10⁻20 4 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना का 10⁻⁻ से जाएगा, 25 इंटू 4 यानी 0.625। डेल्टा लैम्डा किसके बराबर है, 0.625 एंगस्ट्रॉम। कि 6.25 को आप 0.625 लिख दो, तो 10⁻11 10⁻10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर वो 7/22 इंटू 10⁻⁻9 और उससे 5 इंटू 10⁻⁻10 कैसे आया। ये रहा लैम्डा की वैल्यू, आप एंगस्ट्रम में नहीं रखोगे इस मूल्य, एसआई यूनिट में पुट करोगे ना। 5 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻10 के ना। ओके ओके।
सर हाँ जी। मैं वोल्टेज वोल्टेज दिया है सर। हाँ। वोल्टेज सर आपने बताया था कि ई वी इक्वल टू वर्क डन होता है सर। हाँ सर एनर्जी निकाल सकते हैं सर वहां से फिर। और तो सर उसके बाद फिर एच और सी मतलब एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा से सर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। बेटा वो जो हमने डेरिवेशन किया था वहाँ यही सब यूज किया था, डी ब्रोगली वाले जितना यहाँ मेरे पे भी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हो। अब डेरिवेशन ही बेसिक आपका वही है। सर सर हाँ जी बोलो। सर ये मिनिमम वेव वो है हाँ मिनिमम अनसर्टेनिटी। हाँ मिनिमम अनसर्टेनिटी। हेलो सर। हाँ जी बेटा, एंगस्ट्रम है तो 10 की पावर माइनस 10, किलोमीटर है 10 की पावर माइनस 9, पिकोमीटर है 10 की पावर माइनस। हाँ जी बोलो। हेलो सर, वो सबसे ऊपर वो इनटू में 7 कैसे आ गया सर? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अरे पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो 7 ऊपर नहीं चला जाएगा। ओह तो फिर ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे, जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। ठीक है, उसको अभी हम बहुत डिटेल से नहीं लेंगे, उसको हम सबसे लास्ट में लेते हैं। क्वांटम मैकेनिकल ठीक है, कई बार इक्वेशन डाल लीजिए। एक इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक साई से, इसका नाम है साई। ठीक है, ये बेसिकली एक वेव फंक्शन होता है। जैसे आपने मैथ में या फिर पढ़ा होगा ना कि एफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो वो जो ये एफ एक्स है ना, ये साई होता है आपका basically। ठीक है, तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन को। और एक श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आती है, उसको मैं सीधा वेव इक्वेशन लिख रहा हूँ, डेरिवेशन आपके चैप्टर में नहीं है, उसका एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो लिखिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा सब लोग, पूछा नहीं जाएगा मोस्टली, मेरे ख्याल से अभी तक पूछा नहीं है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। साई बोलते हैं। हाँ बेटा साई बोलते हैं इसे। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। और सर ये आपने गोल गोल बनाया है, ये क्या है सर? डेल? हाँ डेल कहते हैं, डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है। आपने ये ओके पढ़ा डी बाई डी एक्स, यस सर। ये डेल बाई डी एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसलिए इसका हम लोग एप्लीकेशन सर, इसका एप्लीकेशन क्या मतलब सीधा निकालते कौन सा फॉर्मूला, मतलब सीधा निकालते क्या है? क्वांटम नंबर निकालते हैं हम इसके, जैसे अभी पढ़ेंगे आगे आगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं जनरली, मतलब जब आपका 11th में थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ आपको समझ में चीजें आने लग गई, जब डेल वगैरह फंक्शन पढ़ लोगे, तब थोड़ा हम लोग इसको अलग से एक लेक्चर लेके पढ़ते हैं। अभी जो काम का है वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका मैं छोड़, ठीक है हेलो उसका। सर, ठीक, हाँ जी बेटा। वो सर वहाँ पे नीचे वाले में तीसरे के नीचे क्या लिखा है? किसके हाँ नीचे? ये, जेड। अच्छा जेड है सर, वो सिर्फ वो लग रहा है, 3 लग रहा था। सर हाँ जी, सर आपसे ये पूछना था सर कि सर वो होता है एक सर P2S2 कुछ PSQ होता है सर, वो भी एटॉमिक में ही आता है क्या? हाँ एस पी डी एफ ये सब। हाँ यस सर, यस सर। हाँ तो बस इसके बाद वही शुरू होगा। ओके। ठीक है, साई भी देख लीजिए क्या रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव revolving around the nucleus।
अगर कोई आपसे पूछता है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, तो हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली को बेस बना के डिराइव किया गया था। ठीक है, और एक और चीज लिखिएगा, एक तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक और पॉइंट, इट आल्सो रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये कैसे रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बाद में चीजें कभी पढ़ेंगे जरूर, इतना श्योर है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है। ई आपका क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, total energy of electron in a given orbit। ठीक है, B क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। और सर जो शाई के सामने जो डी बन रहा है वो क्या है? बेटा 1 मिनट के लिए मैं सबको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट, सब लोग नोट कर लिया है ना सबने? यस सर। यस सर। 1 मिनट रुकिए।
चलिए, सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। जी बोलिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपसे वो पूछना था सर, वो साई के आगे वो ओमेगा लिखा था ना? नहीं, वो भी साई ही लिखा हुआ था, पूरा साई लिखा था, सबसे लास्ट में ई माइनस वी के बाद ना। सर नो सर, जैसे हर आपने साई के आगे सर वो डी सा बनाया था, उसको क्या बोलते हैं? उसको डेल बोलते हैं बेटा, डेल ऑपरेटर बोलते हैं उसे। ठीक है, उसको साई नहीं, उसको ओमेगा नहीं, इसको डेल बोलते हैं, डेल। सर हाँ जी। सर इसके एप्लीकेशन का मतलब सर इसका यूज क्या होता है डेल का? क्या मतलब बेटा? मतलब डेल मतलब कि क्या कैसे यूज होता है हमारा? बेटा वो उसको सर ऑपरेटर होता है, मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। वो बेसिकली ऑपरेटर होता है, जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऐसा ऑपरेटर होता है, ठीक है। वैसे डेल बाई डेल एक्स भी ऑपरेटर होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है x इंटू वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, तो आप कैसे करते हो? x इंटू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन, ये करते हो? यस सर। ठीक है, ऐसे करते हो ना डिफरेंशिएशन। यस सर, ऐसे ही होता है। अगर इसी की जगह मैं डेल ऑपरेटर यूज कर लूं तब ऐसे करते हैं, ध्यान से समझना, डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। इससे मैं कौन लिखूंगा यहाँ पे कि y, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट। समझिए क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट। मतलब अब जो आपने y का डिफरेंशिएशन किया था आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर क्या आएगा? x। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सॉरी x कह रहा हूं, y स्क्वायर आएगा, क्योंकि अब आपका y यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। चलिए अब उस क्वांटम इक्वेशन, हाँ जी सर इसको एक बार नीचे वाले को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दो सर, वाई स्क्वायर कैसे आएगा? नहीं, जैसे आपसे कोई कहा है कोई फंक्शन है हमारे पास x और y में दो फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि f(x) का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको y की वैल्यू कांस्टेंट लेनी है, मतलब y नहीं बदलना चाहिए, तब ये ऑपरेटर यूज करेंगे। जब मैं कहूँगा पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तब ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये कब यूज करते हैं? जब कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना हो। ये कब यूज करते हैं? जब पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना हो, ठीक है। ओके सर, ओके, समझ में आ गया। ओके चलिए अब उस क्वांटम इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन वैल्यूज आती है, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या क्या आती है उनको समझते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास तीन क्वांटम नंबर आते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वांटम नंबर, डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ नंबर्स which represent set of numbers which represent to locate an electron in an atom, ठीक है। सिंपल सी बात है कि किसी के घर का पता लगाने के लिए जो तीन चार चीजें जरूरी होती हैं, उनका जो कंप्लीट सेट होता है उसे क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी घर का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप किस कंट्री में रहते हो, फिर किस स्टेट में रहते हो, फिर किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, फिर मोहल्ला क्या है, फिर गली नंबर क्या है, फिर हाउस नंबर क्या है। तो वन बाय वन अप्रोच हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाने के लिए तो जो अलग अलग एड्रेस लिखे होते हैं उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन वैल्यूज आती हैं। एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन को हम क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये तीनों मैथमेटिकली भी प्रूवन है। ठीक है, तो मैथमेटिकली प्रूवन है मतलब डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं मैथमेटिकली प्रूवन। मतलब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तीन अलग अलग वैल्यू आती है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम छोटा n दिखाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम छोटा l कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम छोटा m कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? ठीक है, जिसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब कोई डेरिवेशन नहीं है। अभी समझेंगे थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, जिसका कोई भी आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा। नोट कर लिया सबने, आगे चलें। यस। ठीक है, चलिए वेरी फर्स्ट हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो हमें क्या क्या बताता है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल। ठीक है, तो बेसिकली हम जो KLMN पढ़ रहे थे वो एग्जैक्टली क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप वैल्यू ऑफ n बढ़ाओगे, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, साइज एंड एनर्जी दोनों इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या क्या पढ़ा था। एक न्यूक्लियस होता है, उसके ऑर्बिट होता है, इधर ऑर्बिट होता है, इधर ऑर्बिट। इसको हमने क्या कहा था K, इसको हमने क्या कहा था L, इसको हमने क्या कहा था M, कैपिटल L। तो K का मतलब क्या हुआ n इक्वल टू 1, L का मतलब क्या हुआ n इक्वल टू 2, M का मतलब क्या हुआ n इक्वल टू 3। इसी तरह K L M N पे जाओगे तो मतलब n इक्वल टू 4। मतलब हर एक शेल का अब हम नंबरिंग कर रहे हैं। इस ये कौन सा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे आपकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और साइज भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर हाँ जी, सर एक किस टाइप की एनर्जी है सर? मतलब सर जो हमारी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ होती है तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। हाँ सर उससे दूर जाते आएंगे तो एनर्जी तो कम होगी अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से। चलो अभी देखते हैं किस टाइप की एनर्जी आगे आएगा। ठीक है, कि एनर्जी किस टाइप की है। सर ये वो वाली एनर्जी तो सर पर वो भी तो सेम होती है सर जो आपने लिखाया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर जाते जाते एटम के लिए, वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। अभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो मैं दिखाऊंगा, उसमें सब एनर्जी बराबर रहती है। ठीक है, वो अलग केस है, उसको मैं अलग से आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग से बताऊंगा।
हाइड्रोजन के लिए। चलिए मिटा दो। यस सर श्रोडिंगर इक्वेशन में XYZ इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स थे ना? क्या हुआ बेटा? सर जो आपने इक्वेशन लिखवाई थी उसमें हाँ, Schrödinger। XYZ इलेक्ट्रॉन के हाँ, XY एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं या कोऑर्डिनेट है? हाँ कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे कहें। ओके ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कहने पे ऐसा होता है कि हम फिक्स मान लेते हैं। तो एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हम साई की वैल्यू या वेव फंक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है तो दैट इज डेल साई बाय डेल एक्स। वेव फंक्शन की वैल्यू वाई में कैसे चेंज हो रही है दैट इज डेल साई अपॉन डेल वाई। और वेव फंक्शन की वैल्यू जेड में कैसे वेरी हो रही है दैट इज डेल साई अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब एक चीज और लिख लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ठीक है, ये भी कैसे आता है, अभी जैसे हम क्वांटम नंबर पढ़ते जाएंगे फिर हम सबको बैक उल्टा करके रिलेट करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि फर्स्ट शेल में अगर लिखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। n इक्वल टू 2 में अगर लिखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 दूना 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 में अगर आप लिखोगे तो कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 4 में लिखोगे तो कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। ये आपने पढ़ा था 2 8 18 18 32 32, तो वो उसका जनरल फॉर्मूला 2n। ठीक है, चलिए अब तीसरे पॉइंट दूसरे क्वांटम नंबर पे आते हैं, कि एजिमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड है आपका एजिमुथल, या फिर इसको हम एक और कहते हैं सब्सिडियरी। ठीक है, या फिर एक और नाम हम इसको कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटे वाले एल से। अब देखिए ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट सबशेल इन अ सेल। ये डब्बा बना लेना, एक इसको रिप्रेजेंट करना बेसिकली सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब आपका घर खोज लिया है, स्टेट पता चल गया, ये डिस्ट्रिक्ट बता रहा है उस स्टेट में किस जिले में रहते हैं, तीसरा वाला मोहल्ला बताएगा, उसके बाद चौथा वाला गली नंबर बताएगा। तो इट रिप्रेजेंट सबशेल इन अ सेल। ठीक है, मतलब शेल के अंदर जो और भी सब छोटे छोटे होंगे उन्हें हम सबशेल कहते हैं। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट शेप ऑफ सबशेल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, for each value of L, there exists a subcell. There exists a subcell. Okay. And next point, for a given value of n, for a given value of n, L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के 0 to n minus 1 तक होती है। इसका मतलब अगर मैं पहले सेल की बात करूं यानी n इक्वल टू 1 में L की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0, लेकिन n इक्वल टू 2 में L क्या क्या हो सकता है, तो एक 0 भी होगा और एक 1 भी होगा। ठीक है, n इक्वल टू अगर 3 की बात करूं तो उसमें थर्ड सेल में कितने सबसेल होंगे, तो 0 1 एंड 2,
टोटल सबशेल कितने होंगे? 3 सबशेल होते हैं। ये कहाँ गया? n इक्वल टू 3 लिखा। तो टोटल कितने सबसेल्स होते हैं? सर सर हाँ जी बेटा। सर टोटल कितने सबशेल्स होते हैं? इसमें सर कोई भी टोटल मतलब कि कितनी भी हो सकते हैं? नहीं, टोटल नहीं, कितने भी नहीं, जितने ना n रहेंगे उतने ही सबशेल होंगे। अगर n इक्वल टू 1 है तो टोटल सबशेल आपके 1 ही होंगे। उन सबशेल का नंबर होगा 0। ओके ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल n के बराबर ही आते हैं। ये 0 से लेके n - 1 तक है, टोटल करोगे तो n के बराबर ही आएंगे। हेलो सर। हाँ जी। सर जो ये लास्ट वाली और सेकंड लास्ट ये दोनों सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। लास्ट वाले n इक्वल टू 2 में l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, मतलब इसमें 2 सबशेल होंगे, एक 0 वाला होगा और एक 1 वाला होगा। बेसिकली 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्वांटम नंबर है, तो सिंपल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। अभी नंबर का मतलब क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं ठीक है। सर हाँ, और तो ये बता दीजिए ये कहाँ से है सर? l is equal to 0 to n minus 1 l इक्वल टू, सर l is equal to 0 to n minus 1। हाँ तो ये है ना, l इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, n - 1 करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, 0 हो जाएगा। मतलब अगर सर n इक्वल टू 2 है तो 0 से लेकर के 1 के बीच में l की वैल्यू रहेगी। n इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 0 से लेकर 2 के बीच में l की वैल्यू रहेगी। सर वो तो यानी हाँ जी, सर वो तो हो गया क्लियर। ये कह रहा हूँ ये है क्या सर मतलब? अच्छा l क्या है? नहीं सर ये जो पूरा दिया हुआ है l is equal to 1 to n minus 1 सर हम यूज क्यों कर रहे हैं मतलब? बता रहा हूँ, मैंने ये बोला ना कि एक एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा हाँ सर 0 वही 1 का मतलब है। वही क्लियर कर रहा था। और सर जो इससे ऊपर वाला लिखा है फॉर ईच वैल्यू ऑफ l देयर इज एग्जैक्ट ऑफ सेल्फ सर इसका मतलब क्या है सर? समझ नहीं आया। मतलब अगर आपका l के जितने नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल होंगी, ठीक है, हर के लिए एक अलग सबसेल होगा। मतलब 0 का मतलब एक अलग सबसेल है, 0 का मतलब एक अलग सबसेल और 1 का मतलब अलग सबसेल। मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, रुकिए एक मिनट। हाँ सर अब क्लियर है सर। ओके देखिए, l इक्वल टू 0 आने का मतलब ये है कि s सबसेल की बात हो रही है। ठीक है, l इक्वल टू 1 आने का मतलब p सबसेल की बात हो रही है। ठीक है, l इक्वल टू 2 आने का मतलब d सबसेल की बात हो रही है। l इक्वल टू 3 आने का मतलब f सबसेल की बात हो रही है। ठीक है, s का मतलब आपका जैसे शार्प फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हालांकि काम की चीज नहीं है, कभी पूछेगा नहीं। S शार्प होता है, P आपका प्रिंसिपल होता है, D आपका डिफ्यूज होता है। ये सब चीजें कभी पूछ ही नहीं जाएगा। हाँ जी, सर L इक्वल्स टू हमने S से क्यों शुरू किया सर? B C D से भी तो शुरू कर सकते थे। बेटा अब ये तो क्वांटम नंबर निकालने वालों से पूछना पड़ेगा। सर मतलब कोई रीजन तो होगा ना कि सर S से क्यों किया है, मतलब बेटा S का मतलब होता है शार्प, उसका हमने पहला कैरेक्टर लिया है। ठीक है, P का मतलब है प्रिंसिपल, उसका हमने पहला कैरेक्टर लिया है। D का मतलब है डिफ्यूज, उसका हमने पहला कैरेक्टर लिया है। तो वो जैसे जैसे ऑर्बिटल की शेप है उसी के अकॉर्डिंग और कुछ अब उन्होंने नाम रखा हो कुछ सोच समझ के। ओके सर। ऐप से क्या है? ठीक है, F का मतलब है फंडामेंटल। ठीक है, L इक्वल टू, ये चीज ध्यान रखना, L इक्वल टू 0 और 1 आने का मतलब कि n इक्वल टू 2 में मतलब सेकंड सेल में s और p सबसेल दोनों प्रेजेंट है। n इक्वल टू 3 का मतलब l की 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी। n इक्वल टू 3 का मतलब l का क्या पॉसिबल है? 0 1 और 2।
0 का मतलब S सब सेल भी है उसमें, P सब सेल भी है और D सब सेल भी है, तीनों आपके सब सेल उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, बता दे एसपीडीएफ मत जानो, कोई काम का नहीं है। एस का मतलब चार्ज होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, कोई मतलब नहीं है, कभी पूछो उससे नहीं पेपर। ठीक है सर एफ से भी आगे एग्जिस्ट करता है? क्या हो बेटा? सर एफ से आगे एग्जिस्ट करता है? करता है, जी करता है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट खोजा नहीं गया जो एफ से आगे बना जाए। एफ के आगे जी है, चाहिए इंट्रोड्यूस कर लो। एक और टर्म आती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर आती है? h/2 पाई रूट ऑफ l into l+1 के बराबर। आप ये फॉर्मूला बस याद रखना, कैसे आता है कोई मतलब नहीं। ठीक है, कुछ चीजें आप जो सिलेबस में नहीं होती है उनके पीछे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, हमका नुकसान होता है। सर ये इसी में है ना? हाँ बेटा इसी में ही है, अभी एज्यूमेथल में चल रहा है, फॉर्मूला देखो एल के साथ ही है ना। सर हाँ जी सर ये L प्लस के बाद क्या लिख रहा है? l into l+1। ओके सर। ठीक है, चलिए अब इन तीनों सेल के शेप क्या क्या होते हैं वो समझ लो। एस का शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है। पी का शेप होता है डम्बल, जिसको कहते हैं स्फेरिकल, ठीक है। पी का शेप होता है डम्बल, मतलब ऐसा कुछ शेप, अगर ये एक्स एक्सिस है तो। अगर वाई रहेगा, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा, तीन होते हैं, अभी समझेंगे कैसे तीन आते हैं, ठीक है। और अगर डी की बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है डबल डम्बल। इसमें भी अलग अलग है, लेकिन अभी आप एक समझ लो बस, ये dxy है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। f वाले का कोई जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कई पेपर में गलती से नहीं पूछेगा। सर जो पी और डी है इसमें सर प्रोटॉन किधर है? न्यूक्लियस? न्यूक्लियस बेटा यहाँ पे। अच्छा सर ऐप की शेप नहीं होती। क्या बेटा? ऐप की शेप नहीं होती है ऐप की। बेटा आपकी आवाज कट रही है। सर ऐप की शेप नहीं होती है। नहीं बेटा, f का बनता है लेकिन। सर हाँ आपने सर पी वाले में जो न्यूक्लियस से पास होके जा रहा है पाथ, बात तो नहीं जाता, ऐसे होता है, बता रहा हूँ। ये ऐसे होता है, मतलब निकले ये न्यूक्लियस से पास होके नहीं जा रहा बेटा, न्यूक्लियस को जस्ट टच करता हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा दूर होता है, बाकी ऐसे, ठीक है। तो बनाते हैं ऐसे, आदत पड़ गई बनाने के, तो क्या करें। आपको भी पड़ जाएगी, मैं भी पूछूंगा जब साल बीतेगा ना, मैं भी पूछूंगा कि न्यूक्लियस कहाँ है। ओके सर। ठीक है। चलिए थर्ड वन की बात करते हैं अगर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आपकी फिर क्लास हो गई, ठीक है। अगले लेक्चर में टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। ऐप की शेप नहीं बताई आपने। क्या नहीं बताई बेटा? ऐप की शेप जरूरत नहीं,
ठीक है बनते हैं, उसमें 7 ऑर्बिट होते हैं अलग अलग, क्या करोगे जान के जो पूछेगा।